नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। एयर इंडिया का विमान जो क्षतिग्रस्त हुआ, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी और उसका रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर कारण क्या है, किस वजह से वो विमान गिरा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्विन इंजन फेलियर हो सकता है, कुछ लोगों ने कहा कि बर्ड हिट हो सकती है, कुछ लोगों ने कहा कि फ्लैप्स को खोलने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन सारा एडम्स, जो कि एक्स CIA की रह चुकी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने 9 जून को ये अंदेशा दिया था कि भारत में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। अब क्योंकि वो CIA की हैं और उन्होंने एक ट्वीट करके इस कंफ्यूजन को फैलाया है, इस वजह से लोग इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या कोई ये आतंकी घटना तो नहीं। अभी कल आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए थे जहां पर वो विमान गिरा है और उन्होंने सारा मुआयना किया। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज थे कि भाई वो फोटो खिंचवाने क्यों गए हैं। कई लोग इस समय अमित शाह के ऊपर भी सोशल मीडिया पर गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन क्या इस विमान दुर्घटना का रहस्य हमें कभी पता चल पाएगा और इसमें क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी की है कि आज जिम्मेदारी इस विमान घटना की कौन लेगा। हमारे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी सरकार की ही नीतियों के सबसे बड़े आलोचक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत दुखद हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई। जहाज उड़ते ही और 40 सेकंड के अंदर वो जहाज पूरा आग का गोला बन जाता है। लेकिन सारा एडम्स जो कि CIA की हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया ये कहते हुए 9 जून को कि कोई बहुत ही भयानक हादसा भारत में होने वाला है। क्या आप आतंकी एंगल को रूल आउट करते हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एक आतंकी घटना हो सकती है? मैं तो सोचता हूँ कि जितना ये मशीन के नुक्स के कारण हुआ है, उसी उसी आधार पर ही उसी उसी तोलते हुए मैं समझता हूँ कि ये भी एक है जिस पर जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें जांच बंद नहीं कर सकते हो कि पहले आते ही आपने कहा कि इसमें कोई उल्टा सुल्टा कुछ नहीं है। जब दिल्ली से हवाई जहाज चढ़ती है कोई प्रॉब्लम नहीं और बड़ी स्मूथली आकर उतरती है, तो यहाँ क्यों ये गड़बड़ हुआ है? अहमदाबाद में कुछ हुआ है, कुछ किसी ने कुछ अंदर मशीन में कुछ घुसाया है, पता नहीं क्या बात है, परंतु जांच तो होनी चाहिए। अब जो बोइंग कंपनी है ये कोई साधारण कंपनी नहीं है और ये कोई पुराना प्लेन भी नहीं है, ये लेटेस्ट प्लेन है इनकी, जो दुनिया में कहीं और ऐसे घटना नहीं हुई इस नवीन विमान से। तो मैं कहता हूं कि आज यदि हमारी सरकार इस आयाम में या इसकी जो एंगल है इसके आधार पर जांच नहीं कराते तो मैं PIL तो जरूर एयरपोर्ट में डालूंगा, क्योंकि कितने लोग मरे उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन PIL में आप क्या कहेंगे? आपका जो मेन पिटिशन है वो क्या होगा सर? मैं यही कहूंगा कि जैसे आपने जो नाम दिया है कि ऐसे विचारों दूसरा अलग है, कोई निश्चित नहीं हुई इंक्वायरी में। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए, जो है इसमें ये भी जो करनी चाहिए। और कौन होंगे उस इंक्वायरी में अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मैं जो हमारी जो सरकार है उस हमारी जो पार्लियामेंट है, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था तो पार्लियामेंट में एक कमेटी थी, उस कमेटी ऑन हवाई जहाज़ों के बारे में एक कमेटी थी, उसमें मैं एक मेंबर था और उस मेंबर में मैंने डट के विरोध किया कि जो एयर इंडिया है उसकी निजीकरण नहीं करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इट शुड बी अ गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट बॉडी, क्योंकि इतनी बड़ी इतने हवाई जहाज, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, ये अब टाटा को देने की कोई बेमतलब है। और JRD टाटा नहीं है, JRD
टेरे का पोता है और एक उसका दूसरा उसका बेटा है जो अब मर गया है। ये लोग किसी को एक्सपर्टीज नहीं है। और जो आज दो दो तमिलनाडु के जो दो हैं, जो एक अध्यक्ष हैं कमिटी के यानी टाटा के, वो उनके लिए भी कोई हवाई जहाज के बारे कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले दिन से कहा कि इसमें उस समय कहा था कि इतनी बड़ी हवाई जहाज को टाटा दोबारा इसको चला नहीं सकती। एक काल में जरूर टाटा ने अपना विमान चलाई थी, बट 1952 में उन्होंने उनसे छीन लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने छीन लिया गया था कि हम इसको विस्तार करने चाहते हैं, इसीलिए टाटा का बस का नहीं है। ठीक है, आज जो जिद करके मोदी ने इस टाटा को दे दिया वापस, इससे टाटा का बस का नहीं था, उसकी सीमा के बाहर थी। और जो भी उन्होंने किया है वो पुराने हवाई जहाज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं था, तो ये तो बिल्कुल आधुनिक वाला था। तो कोई विदेशी जो यानी दुष्ट विदेशी हमारे देश को बदनाम करने के लिए कुछ करने चाहते, तो ये सबसे अपॉर्चुन था, क्योंकि इतनी बड़ी न्यू एरोप्लेन के बारे हमारे पास उतने उस स्तर के साइंटिस्ट नहीं होंगे। तो उन्होंने सोचा कि यही है एक रास्ता, ये एक अनुमान है और इस पर जांच होनी चाहिए। डॉक्टर स्वामी, लेकिन अब इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर बैठे हुए हैं और काफी गुस्सा लोगों का फूट रहा है सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ। मोदी जी भी गए, मोदी जी का बकायदा कैमरा गया उनके साथ, कैमरे से फोटोशूट हुआ और मोदी जी की हंसी भी उड़ रही है कि देखिए अगर दुर्घटना स्थल पर भी जाते हैं तो वो 8-8 कैमरा लेकर जाते हैं। दिख रहा है उसमें एक तस्वीर में कि ANI का कैमरामैन लेट कर उनकी तस्वीर ले रहा है। इसमें जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी तो छोड़ दीजिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ट्रिबलाइज करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे हादसे को। ये बिल्कुल सही है। इन लोगों के जाने की क्या जरूरत है, उनको तो कोई टेक्निकल कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, जाके देखने चाहते हैं कि भाई ये है तो गिरा हुआ, या कोई हॉस्पिटल जाएं और कौन कौन मरे हैं उसकी रूपरेखा पता करते हैं। तो ये सब हो सकता है, परंतु इनकी वहाँ घूम के, जैसे कोई इनके बहुत पढ़े लिखे लोग हैं दोनों, मोदी और अमित शाह, तो कोई पढ़ाई में तो कोई खास नहीं है उनका, और वो इस आधुनिक विज्ञान का उनका तो बिल्कुल पता ही कुछ नहीं। तो अंदर घुस के फिर लोगों को फिर उनके लिए व्यवस्था करना, ये सब मैं समझता हूँ कि ठीक ही नहीं था। और सारे लोगों की जो गुस्सा है गुजरातियों का, उसके मैं पूरी सहमत हूँ उसके साथ। लेकिन डॉक्टर स्वामी, आपको क्या लग रहा है कि अभी ये, आपको क्या लगता है प्राइमा फेसी, अभी तो ये ब्लैक बॉक्स मिला है और ब्लैक बॉक्स का डेटा अब निकलेगा, उसमें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये टेरर अटैक भी निकलता है जिसका कि एक एंगल पॉसिबली रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो आज इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है और जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, और अभी 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, और आज कुछ ही हफ्तों के बाद अगर कह लीजिए और इतनी बड़ी अगर दुर्घटना हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि कोई अब देखिए, पाकिस्तान 4 लोग आते हैं और हमारे 26 लोगों को गोली से मारते हैं हमारे कश्मीर में, और फिर भाग जाते हैं। फिर हम लड़ने के लिए हमारे फौज भेजते हैं और 2 दिन में अमेरिका के कहने पर हम हथियार डाल देते हैं।
नहीं, उस समय जिन 4 लोगों ने ये सारा हत्या की हमारे देश में, और कितने लोगों को विधवा बनाई, कितने महिलाओं की, तो उनको पकड़ने के तक हम नहीं जाएंगे, ये कहना चाहिए था। बट मोदी जो है यहाँ दांत दिखाता है हम लोगों को, बट विदेशों में ये तो चूहा है। मैं तो अनेक उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि जहां अमेरिका के सामने खड़े होकर कहना चाहिए नहीं हम नहीं करेंगे, वो कर नहीं सकते। हर चीज के लिए ट्रंप से परमिशन लेनी है। और चाइना के भी एक दबाव है। मैं जानता हूं कि जो हमने जो अभी जो सीमा बनाई है, नई सीमा पर चाइना के साथ 1-2 साल पहले, मैं चाइना को तो व्यक्तिगत बहुत जानता हूं। मैंने हार्वर्ड में कोर्सेज चाइना पर की है, मैं चाइनीज बोलता हूं, मैं चाइना गया हूं, मैंने कैलाश मानसरोवर खुलवाया हूं मैं वहाँ मेरे अपने प्रभाव से। तो मुझे पता है कि चाइना में इनके मोदी के बारे इतनी घटिया अभिप्राय है कि हमें शर्म आना चाहिए। ये जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर है आजकल, जयशंकर, उनका भी यही परिस्थिति है। ये कहीं किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते। और प्रूफ यही है। डॉक्टर स्वामी, मोदी जी की तो तैयारी अब G7 में जाने की है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे कनाडा। अब मुझे पता नहीं, हो सकता है G7 में उनको पहले बुलाया नहीं, फिर इन्होंने झूठ बोला। और ये उनके जो मंत्री है उन्होंने झूठ बोला कि वो नहीं जा रहे, तो वहां से खंडन आया कि नहीं, हाँ नहीं जाने का सवाल नहीं है, हमने मना किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने कहा। और फिर ट्रंप से बात करके इससे उन्होंने कहा अच्छा तुम आ जाओ। अच्छा हो क्या, वहां जाकर 7 लोगों का जगह में एक भी जगह उनके लिए नहीं है। तो एक ऑब्जर्वर, वो देखने के लिए आए। इसके माने जब कोई गुप्त बात करनी है तो मोदी को बाहर रखेंगे। तो ये ऐसे ही ये सारी चीजें हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब हो रहा है। वहां आप जाकर देखोगे कि किस स्तर पर मोदी की मान्यता है। ये इनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम साथों के एक सदस्य नहीं हैं। हम जो 20 हैं, 20 लोगों की जो कमेटी है उसमें एक हैं, और उसमें भी कोई प्रमुख नहीं है परंतु तो मेंबर हैं। उसमें जब जी वो मीटिंग होती है उसमें जा सकते हैं, पर यहाँ आपको बुलाया नहीं। आपने मांगा कि हम आने जाते हैं, हम आने चाहते, पहले दिन उन्होंने ना कहा, फिर कनाडा को ट्रंप ने उनको कहा कि भाई जब एक आदमी हाथ जोड़कर कह रहा है तो उसको ले लो। तो इसीलिए उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया है। ये हमारी देश की दुर्गा है, हमारी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की ये हालत। नहीं डॉक्टर स्वामी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए G7 समिट में, लेकिन मोदी जी जाएंगे तो है ही, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब वो बात दूसरी है कि विमान दुर्घटना का बहाना लेकर, और हो सकता है वो ना जाए, मुझे लेकिन पता नहीं है, इसको लेकर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर वो जाते हैं, आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को वहां छोड़ देगा? वो तो खुद फिर से मोदी जी के मुंह पे कहेंगे कि अरे देखिए हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो रुका। तब मोदी जी क्या करेंगे? क्या वो मोदी जी की बेइज्जती नहीं होगी? बेइज्जती होगी, उनको बोलने की भी अधिकार नहीं होगी ना। वो तो ऑब्जर्वर के रूप में आ रहे हैं, वो मेंबर के रूप में नहीं आ रहे, जहां वो कह सकते हैं कि नहीं मुझे भी बोलना है। तो इसीलिए ये सब हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कर रहे हैं। ये सब नौटंकी वो सब जो कर रहे हैं, वो तो हमें बुद्धू बनाने के लिए कर रहे हैं। जो विदेश की सारा जानते हैं, जैसे मैं पिछले 30-40 साल में जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ, और जब मैं
चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो मैं मुख्य रूप में चंद्रशेखर कहता था ये सब मैं नहीं कर सकता, तुम जाओ और वो अंग्रेजी बोल के आओ ऐसा कहते थे। तो मुझे पता है इंटरनेशनल कैसा होता है। मैं यूएन का मेंबर रहा हूँ। जब मैं विद्यार्थी था और मैं पीएचडी कर रहा था तब मुझे यूएन से मेरी जो लेख थी उसके आधार पर मुझे मेंबर बनाया था, यूएन में था। तो मैं तो इंटरनेशनल जानता हूँ, इसका तो कोई कीमत ही नहीं है, ये तो मांगते रहता है। सब मुझे विदेशों में यही बोलते हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री को क्या हो गया, हर चीज पर एक चिट्ठी आ जाती है कि आई वुड लाइक टू बी प्रेजेंट, आई वुड लाइक टू बी प्रेजेंट। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी लिखते रहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। वो नहीं लिखते, वो जो जयशंकर है वो लिखता है। तो क्या ये ऐसा कभी भी इसके पहले के किसी प्रधानमंत्री ने किया? कभी नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन मोदी जी को क्या हासिल होता है बार बार इस तरीके की चिट्ठी? हाँ, तुम्हें प्रभावित करने के लिए जो आपने पूछ लिया, मैंने आपको बीच में काट दिया, परंतु मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इंडिया में और देशों में बड़ी मांग है, बड़ी बुला रहे हैं इतने जो इन्होंने, मुझे लगता है मैंने सुना है कि कोई 125 देशों में ये 25 बार 125 बार इन्होंने दौरा किया है। ये किसी प्रधानमंत्री ने हमारे इतिहास में नहीं किया है। लेकिन मोदी जी दिखाना क्या चाहते हैं? वो अगर इस तरीके की दुनिया में मैं विश्व गुरु हूँ यही, और कुछ नहीं। नहीं, तो यानी कि इसका मतलब ये है, आप जो कह रहे हैं, आपने बोला कि विदेश मंत्री से चिट्ठियां लिखवाकर और बाकी स्टेट हेड्स को चिट्ठियां जाती हैं कि मोदी जी आपसे मिलना चाह रहे हैं, और जब वहां से इनवाइट आता है तब वो अपने घर की जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है उसको ये बोलते हैं कि देखिए हमको इस देश के हेड ने बुलाया। यानी हाँ। कि ये तो झूठ बोलने वाली बात है, ये मिसलीड करने वाली बात है, धोखा देने की वाली बात है। मैं झूठ भी नहीं कहूंगा, सच भी नहीं कहूंगा, पर कहूंगा धोखा देने वाली बात है। हम ये कहें कि मोदी जी देश को धोखा दे रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि विश्व गुरु के नाम पर मोदी जी धोखा दे रहे हैं? नहीं, विश्व गुरु तो कोई उसको मानता ही नहीं है। विश्व गुरु एक बहुत महान छाप है, ज्ञानी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, कोई भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, और मोदी तो कभी नहीं हो सकता। उनकी जो ऐश और आराम की जो सारा देखोगे तो विश्व गुरु का नाम से पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्वामी मुझे ये बताइए, आप मैं वापस उस विमान घटना पर जा रही हूँ क्योंकि वो बहुत दुखद है और उस पर अभी भी बहुत सारा जांच, और अभी तो एनआईए ने भी जांच ले ली है उसकी अपने कब्जे में, क्योंकि हो सकता है टेरर एंगल हो। मैं वापस उसी पर ही आ रही हूँ। लेकिन जो बात आपने कही कि मोदी जी ने जिद करा के उस समय एयर इंडिया को टाटा के हवाले कर दिया था, क्या आज मोदी जी को पछतावा हो रहा होगा कि क्यों उन्होंने आखिर एयर इंडिया को टाटा के हवाले किया? नहीं, जब तक हम लोग नहीं दबाव डालेंगे, उनको तो शर्म की बात ही आती नहीं है। कि कई चीजों में हुआ है उन्होंने, मैं इतनी लंबी इसमें नहीं जाऊंगा कि कौन सी बेइज्जती उन्होंने सहन किया है। सवाल ये है कि जहां तक ये पहले तो ये सरकार के हाथ में थी, इसको निजीकरण किया क्यों? जो मैं तो टाटा के लोग बहुत जानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सब पारसी हैं और मेरी पत्नी पारसी है, तो उनके ज़रिए हमारी बहुत कांटेक्ट आई थी। वो सब कहते थे कि हम तो नहीं चाहते तो कि ये इसको इतना बड़ी भुजा लें। एक ज़माना था 1952 में, जब हमने JRD टाटा ने बनाई थी, उसमें 4 जगह जाती थी हमारी प्लेन। उसकी राष्ट्रीयकरण कर दी जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हमने कभी सवाल ही नहीं उठाया। उल्टा जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा को चेयरमैन बना दिया एयर इंडिया का, और उन्होंने जो भी योगदान दे सकते हैं उस योगदान में बढ़ते आई। अब इतनी बड़ी हवाई जहाज जो बहुत कम देशों में
के पास है, उसको हम लेते हैं और आप कहते हैं कि और जो जो मशीनरी की चेक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ अब तो पता लग रहा है कि जल्दबाजी में उनको यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ उसमें और नहीं किया, तो ये सारी इंक्वायरी में आएगी। परंतु मैं इसको समझता हूँ कि जब आपकी जो प्लेन है वो दिल्ली से अहमदाबाद जाती है, थोड़ा भी कुछ संदेह नहीं होता है, और जो पायलट्स हैं, जो बदली होती है अहमदाबाद में और नए लोग आते हैं तो आपस में बात करते हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो, कुछ किसी ने नहीं कहा। और फिर प्लेन टेक ऑफ करती है और फिर आके गिरती है। ये कैसा होगा? तो आप इसके क्या लिए कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से जब वो प्लेन अहमदाबाद जाता है तब वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम अहमदाबाद में ही क्यों होती है? इसका मतलब क्या है? आप किस बात को लेकर इशारा कर रहे हैं? इसका मतलब है कि जो जिन लोगों ने हमारे देश को के साथ खिलवाड़ किया, यानी जो हमारे के लोग नहीं परंतु जो विदेशी हैं, हमारे हमें नीच दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, वो लोगों ने ये सोचा कि अभी ये एक मौका है जिससे हम देश का बदनाम कर सकते हैं। ये इंक्वायरी इस पर भी होनी चाहिए। डॉक्टर स्वामी, आपने एक अहम बात कही। आपने कहा कि जो हमारा देश शत्रु देश है, उसने सोचा कि हमें नीचा दिखानी चाहिए, नीचा दिखाने के लिए, और अगर ये शत्रु देश का एंगल निकल रहा है तो उसने दिल्ली में नहीं सोचा, लेकिन अहमदाबाद से जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो फिर ये घटना होती है। तो ये क्या दिखाता है अगर ये दुश्मन देश की कारस्तानी लग रही है? तो यही है कि हमारे लोग सिर्फ ये जो बनावटी चीज हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हमने दिवाली कर दिया, हमने ये त्योहार कर दिया, वो त्योहार कर दिया, यही दिखाने के में है। और जो सीरियस बात है, आखिर में हमारी जो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन में, उसको कुछ आता है इसके बारे? किसी उसकी भूमिका ऐसी है जो सिविल एविएशन जानता है, ऐसा आज हम कह सकते हैं? वो भी हमारी पार्टी के नहीं है, वो तो मैं समझता हूँ होंगे, रिकमेंडेशन होगी इन जो हमारे साथ गठबंधन में आए हैं उनकी रिकमेंडेशन में होगा। तो वो कुछ बोल सका? कुछ बोला ही नहीं। ये सारे जो हुआ उसमें पत्रकारों ने निकाल के बोले, और उसके बाद मोदी और अमित शाह आए, उन्होंने बोले। पर जहां तक जो मिनिस्टर है उसने कुछ बोला ही नहीं। मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा ऐसा देखा और ये कारण से मुझे संदेह आ रहा है, और इसीलिए हम एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे। इतनी बड़ी एक कमेटी का गठन तो हुआ है जो सारे इन तथ्यों को देखेगी, जांच करेगी। उन्होंने किया है। वो देखना पड़ेगा किन लोगों को रखा आपने। एक्सपर्ट्स को रखनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि इतनी बड़ी हवाई जहाज को आपने विवश किया टाटा को लेने के लिए, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं उस कमेटी में था और मैं विरोध कर रहा था कि राष्ट्रीयकरण बंद मत करो, इसको रद्द मत करो, क्योंकि ये ऐसे बड़े बड़े जो हवाई जहाज आ रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड में है। ये जो आ रहे हैं ये सारे जो हैं, इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए, जिस कंपनी के किसी कंपनी के पास नहीं। टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, परंतु ये सारे जो एयरलाइंस हैं ये सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इसको बेचना नहीं चाहिए। वो पता नहीं किस मोह में थे, हाँ नहीं हम दे देंगे, हम टाटा को दे देंगे। ये आज की टाटा उस दिन के 1962 की टाटा के इसमें बहुत बड़ा फर्क है। JRD टाटा ने सारा जीवन दे दिया था।
जो तो ये आज आप जो की लापरवाही कहेंगे डॉक्टर स्वामी, या फिर आप सरकार की लापरवाही कहेंगे? अगर जिम्मेदारी तय होनी होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं तो कहता हूं कि इसमें पहले जिम्मेदारी, पहले दिन ही मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पहले आती है। उससे पूछताछ करनी चाहिए कि ये जो आपने निजीकरण किया है, ये किस कारण से आपने जोर दिया है, किस कारण से आपने सारा एयर इंडिया को एक आदमी को टाटा में सौंप दिया, जो आज जिंदा नहीं है, चले गए हैं। जो टाटा थे जिनको आपने दिया था। तो कई चीजें हैं। मैं तो मुझे इंक्वायरी कमेटी में बिठाएंगे तो मैं उनसे ऐसा पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे। आपको क्या लगता है, आपने कहा कि मोदी जी से पूछताछ हो कि आखिर एयर इंडिया का हाँ, निजीकरण क्यों हुआ, ये तो पुराना मामला है, लेकिन जो ये विमान हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही तो प्रॉब्लम है, वहां से शुरू होती है। तो ये पुराना नहीं कह सकते इसको, इसको तो ट्रेस करना पड़ेगा शुरू से कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें प्रॉब्लम क्यों हुआ, कौन सी चीज जो पहले थी और आपने दबा दिया, या ये सारी चीज पता करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर स्वामी, हमेशा की तरह कोई भी असलियत तो सामने नहीं आती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की क्या असलियत है, उसके डिटेल्स देखिए, इतने दिन बीत गए नहीं सामने आए। नहीं, इतना पुलवामा के बारे में आज तक हमें नहीं पता चला। उसी तरीके से अब ये एक एयर क्रैश है, we do not know whether it is a sabotage, whether it's a conspiracy, whether it is a mishap, but whatever has happened is very very unfortunate. But accountability इसमें कैसे फिक्स होगी? अभी सब कह रहे हैं कि अब तो लीपा पोती में लग जाएगी सरकार कि आप डेथ फिगर्स हाइड करो, लोगों को पता ना चले। क्या आपको लगता है कि सरकार ये कवर अप एक्सरसाइज में जुट चुकी है ऑलरेडी? नहीं, मैं समझता हूं कि ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट में विपक्ष और पक्ष दोनों के सुझाव में उस बेसिस पर 10-15 लोगों को एक कमेटी बनाना चाहिए और ये 10 कमेटी फिर चुनेगी कि कौन कौन डिपार्टमेंट्स हैं जिसको हमें चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के कमरे में कुछ नहीं बनना चाहिए। स्वामी, इसमें अब अभी तो जब तक ये जो ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा उसका डेटा आने में हो सकता है भी 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन और ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सबक क्या है मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, पूरे देश के लिए और एविएशन इंडस्ट्री के लिए? सबसे बड़ा सबक क्या है इस एयर मिसहैप के बाद? सबसे बड़ी सबक ये है कि हम इस एयरलाइंस हो या रेलवेज हो, इन चीज़ों को एक इंडिपेंडेंट यानी सरकार के अंदर कोई ऐसे चुनना चाहिए जो पहले वो निर्णय देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास जाएगा। प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं होगा उनसे बात करने के लिए या उनको दिशा देने के लिए या उनके लिए सुझाव देने के लिए। हाँ, ऐसे एक होना चाहिए जैसे अमेरिका में होता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो आपने बात कही, मैं वापस उसी बात को दोहरा रही हूँ कि आपने कहा कि मोदी जी से पूछताछ की जाए एक सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर एयर इंडिया का निजीकरण क्यों किया गया, क्या उससे हमें जवाब मिल जाएंगे? क्योंकि नहीं, इसके लिए टोटल पिक्चर देने के लिए उसको भी एक डेटा के रूप में रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि उससे कुछ मिलने वाला है, मैं कहता हूँ ये कंप्लीट होनी चाहिए। मेरी राय है कि जो हुआ, मैंने पहली बार ही कहा तो सब मेरे को ऊपर टूट पड़े कि ये एक साजिश हुई, उसमें मोदी और अमित शाह लपेट गए, उनको नहीं कुछ पता था क्योंकि वो बड़े आनंद से रहते थे, विपक्ष का कोई दम नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, तो उसमें लगे थे। ये कोई साजिश हुई है, जिस तरीके से 4 लोग आकर के 26 लोगों को गोली मारी और यहाँ किसी को कुछ पता नहीं, कोई पुलिस नहीं, खोज नहीं,
वो आए इंडिया के अंदर और गए, उसके बाद आपने ये कर दिया, आपके कोई क्या उसको क्या कहते किसी पट्टी लगा करके आप युद्ध किया, फिर अमेरिका ने कहा बंद करो, आपने बंद कर दिया। अब वहाँ अमेरिका, मैं थोड़ी डाइवर्शन में कहता हूँ कि जब हम अंदर गए पाकिस्तान के हमारे जेट से, तो वहाँ 4 प्रांत है पाकिस्तान के, उसमें 3 अलग होने के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि हम अलग नहीं चाहते, तो इसकी लापरवाही की। क्यों? जब वो अलग होने चाहते हैं, हमने बांग्लादेश को अलग किया, तो इन चारों में से 3 को क्यों नहीं कर सकते? सोचा नहीं, और ट्रंप आया, बंद करो, बंद कर दिया। 3 दिन की युद्ध, और ट्रंप के कहने पर आपने बंद कर दिया। पाकिस्तान का कौन सा नुकसान हुआ है? अब तो पाकिस्तान का वो जो जिसने सारा गाली गलौज किया था हमें, उसको तो ट्रंप कुछ बड़े कमेटी में बैठा दिया अमेरिका में। ये सब दबा के कोई बोलता नहीं है, सब डरते हैं। मैं बोलता हूं तो कहते हैं स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। अरे मैं फाइनेंस मिनिस्टर इसके नीचे बनूंगा तो 2 दिन नहीं रहूंगा, मुझे तो करना पड़ेगा। कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे इतना चुप हो जाएगा कि बेशक उसके देश के लोगों को चेन से बांधकर और मिलिट्री प्लेन्स में ठूस कर भेजा जाए तो भी प्रधानमंत्री चुप है। मध्यस्थता वो कर ले अमेरिका का राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, तो भी हमारे प्रधानमंत्री चुप है। इस चुप्पी का कारण क्या है, या फिर हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि चुप्पी का कारण है? मैं पूछता हूँ कि आपने हमारी जो जमीन है, जो हमारी है लद्दाख में, वो चाइना को क्यों दिया, और उसको रहस्य क्यों रखा? पार्लियामेंट में क्यों नहीं दिया? जब मैंने मांगा तो किसी ने नहीं दिया। मैंने हमारे मंत्रियों से पूछा कि मुझे एक कॉपी चाहिए, नहीं दिया। कहा कि अभी उसको पब्लिक नहीं करने के लिए हमने सोचा है। क्यों? क्योंकि आएगी तो पहले जब बार मैंने कहा कि चाइना आ गया है और उसने 20 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी हड़प ली है, तो मोदी ने क्या कहा? वो स्वामी ऐसे बोलता है, कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, ये कहा था ना। आया कोई नहीं, कोई गया कोई नहीं, और सब लोग ताली बजा रहे थे। और इतना स्वामी सब ये स्पेकुलेट करने लगते हैं कि अदानी मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए मोदी जी चुप रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी की कमजोरी अदानी है या फिर कोई और वजह है? मोदी जी की कमजोरी है हिंदुस्तान की जो वोट डालते हैं, इनको उनको दोष देने की कोई पॉइंट नहीं है। वो अपना व्यापार कर रहे हैं और उसका खूब मजा ले रहे हैं, तो आप ये तो आपका कसूर है, उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ मोदी जी की कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं मोदी जी की ही गलती मैं कह रहा हूँ, इसीलिए अदानी का गलती मत बोलिए। नहीं, आपने कहा कि जो वोट डाल रहे हैं मोदी को वो गलत कर रहे हैं। मोदी जी तो अपना व्यापार, नेचुरली वो तो बता रहा हूँ, मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं। मेरी राय, मेरी अधिकार है पब्लिक को कहने के लिए इनको मत वोट दो, इनको वोट दो। मैं तो करता था इमरजेंसी काल में भी, इंदिरा गांधी को बिल्कुल वोट मत दो। लोग सोचे नहीं CIA का आदमी है, इसका आदमी है, उसका आदमी है। तो यहाँ कहते हैं वो उसको मिनिस्टर नहीं बनाया इसीलिए वो नाराज हैं। मैं मोदी के नीचे मिनिस्टर कभी हो सकता हूँ? लेकिन आप ये बताइए डॉक्टर स्वामी, 11 साल अभी पूरे मोदी सरकार ने अपने सेलिब्रेट किए और 11 सालों में तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब बहुत ताकतवर हो गए। अगर एक साल वो कोलिशन की सरकार में, सुन लीजिए, एक साल उन्होंने कोलिशन की सरकार चलाई है, कोलिशन की, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ बोलने लायक नहीं बचे, नीतीश कुमार कुछ बोलने लायक नहीं बचे। तो फिर तो मोदी जी को एक पॉलिटिकल क्राफ्ट्समैन बोला जाएगा ना, कि जब वो कोलिशन में, उनको जबकि कोलिशन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने हमेशा गुजरात में मेजॉरिटी सरकार चलाई और 2014 से 2019 तक भी
उन्होंने 2014 में, 2019 में, यानी कि 10 साल उन्होंने फुल मेजोरिटी की सरकार चलाई। और अगर कोलिशन सरकार भी वो उतनी ही खूबी से चला रहे, तब तो फिर तो मोदी जी के आगे कोई टिकता नहीं सर। कौन आएगा मोदी जी ये के इर्द गिर्द? आपकी परिभाषा अच्छे चला रहे हैं जो आपने कहा, ये मुझे नहीं पता कि कौन सी परिभाषा में आप बोल रहे हैं, क्योंकि आखिर में आपको कितना पता है हमारी ग्रोथ रेट कितनी है? देते नहीं है मुझे, कहते हैं नहीं 6.5% है, ये मान लो। मैं कहता हूँ 4.5% है। मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैंने सारा कैलकुलेशन करके देखा कि ये जो कह रहे हैं कि वो 6.5% है पिछले 10 साल से, वो सिर्फ 4%, 4.5% है। तो मेरे साथ डिबेट करो, किसी को भेज दो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, किसी को भेज दो कहीं और से, वर्ल्ड बैंक से भेज दो, मेरे से डिबेट करो। और मैं कोई सड़क का आदमी नहीं हूँ, मैं तो हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ और मैं आईआईटी में प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने नोबेल लॉरियट्स के साथ जॉइंट पेपर्स मैंने पब्लिश किए है। दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि स्वामी को इकोनॉमिक्स नहीं आता है। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक आदमी को भेज दो मेरे सामने और आप बैठ जाओ एक जज बनकर, और एक दो आपको चाहिए तो एक दो से के साथ, और हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या हो। नहीं, वो तो ठीक है स्वामी, लेकिन ये कई बार हम लोग इसको बातचीत कर चुके हैं इस पर, और आपने कई बार कहा कि मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं कि आकर मुझसे इकोनॉमी पर बात करें आज। लेकिन इकोनॉमी नहीं, मेरा मेन मुद्दा इस विमान दुर्घटना को ही लेकर था, उस पर बातचीत। आपने खुद बताया कि आप उस कमेटी के हिस्सा थे जहां पे ये डिस्कशन हुआ था कि कैसे एयर इंडिया का निजीकरण करना है। मोदी जी की जिद की वजह से ये पूरा निजीकरण हुआ, और आज ये आप इतना बड़ा हादसा देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर पहले इतना बड़ा कोई रेल हादसा होता था या कुछ होता था, कभी भी कुछ भी होता था, मंत्री नैतिकता के दम पर इस्तीफा दे देते थे। आज विमान दुर्घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के विफलता या असफलता, जो भी आप कह लीजिए, और जिस तरीके से कूटनीतिक असफलता दिख रही है चारों तरफ, मोदी जी का तो इस्तीफा भी अब विपक्ष नहीं मांग रहा है। मोदी जी का इस्तीफा तो लोग मांग ही नहीं रहे। आपकी क्या मांग है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसके काल में आज कोई बोल नहीं सकता। इमरजेंसी में कोई नहीं बोल सकता था, परंतु पब्लिक के दिल में था कि ये गलत हो रहा है। इतना ही फर्क है कि 4-5 लोग के पास तो दम था, जैसे मोरारजी देसाई जेल में अकेला बैठे थे, इंदिरा गांधी ने दूध बेची कि आपको बाहर छोड़ देंगे, तो इमरजेंसी का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मार दो, मैं नहीं कभी मानूंगा। वैसे ही चंद्रशेखर पंजाब यानी हरियाणा के जेल में थे, उनको इंदिरा गांधी ने भेजा कि भाई तुम तो कांग्रेसी हो, तुम आ जाओ बाहर। और कई लोग, मैं भी, मुझे कितने, मेरे सारे घर में सारी जो सामान है सब उठा। मेरे दो बच्चे थे, एक 3 की एक 5 की, दोनों लड़की, और मेरे पत्नी। अकेला रहे 2-2.5 साल जो इमरजेंसी के काल में थे, और मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा था। तो ऐसे वो हमारे देश में थी। धीरे धीरे मोदी के काल में इसने कई लोगों का टांग तोड़ा है, या कोई ऐसा कदम उठाया है कि सब बिस्तर बोरी बांध करके चले गए। तो ये हमारे देश की तानाशाही की दिशा में हम जा रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे रोने से कोई फायदा नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम नीलू व्यास एक टीवी चला रही है, जिससे वो पता चल रहा है जो आपको ऑल इंडिया रेडियो से नहीं पता होता है। तो निराश मत हो, लोग हैं तड़े, और जैसे वो खड़े हो गए थे इमरजेंसी काल में अंत में, वैसे ही आज भी खड़े हो जाएंगे। और ये हो सकता है 2 महीने में हो जाए, 10 महीने में हो जाए, बट होने वाला है। ये मैं अपने सांस में ही दिखता है। मैं जब देश में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ ये है।
तो किसी पब्लिक को इसमें दोष देने की कोई जरूरत नहीं। ये हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी का योगदान है। ऐसे और भी करनी चाहिए। जो वहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े बेसिस पर ये जो चला रहे हैं सरकार की एडवर्टीजमेंट से, उनकी बात मैं कोई मेरी आशा नहीं करता हूँ। बट जो हमारे देश में इधर उधर मैं जा रहा हूँ, जब मैं जाता हूँ ना हवाई जहाज में मोटर गाड़ी से मीटिंग के लिए, पब्लिक आकर कहती है कि हम हमारे लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है, परंतु आपको बता रहे हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये जो हुआ आज, ये जो एक्सीडेंट, इसमें हमें पता करना चाहिए किसने किया। ऐसे ही कह दिया कि ये मशीन में ये स्क्रू लूज हो गया, वो स्क्रू लूज है, ये सब बकवास है। इसको आपको ठंडा करने के लिए ये बोल रहे हैं। इसको एक साजिश मानकर एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को बिठाकर इसकी जांच होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश है, ये एयर इंडिया का जो हादसा है, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस द्वारा एक इंक्वायरी इस पर होनी चाहिए। 3 जजेस। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वामी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।